Good evening, Manish here. Welcome to Tax 10. We will see here 10 tax and financial information of the day back to back. आज फिनांस मिनिस्टर ने यूनियन बजट प्रेजेंट किया है, यूनियन बजट 22-23। तो टैक्स 10 में आज जो डायरेक्ट टैक्स के अंदर चेंजेस आए हैं ये बजट के थ्रू, उसके हाइलाइट्स देखेंगे कि डायरेक्ट टैक्स में क्या क्या चेंजेस प्रपोज हुए हैं इन यूनियन बजट 22-23। हमने इसके लिए कोई सेपरेट प्रेजेंटेशन नहीं बनाया है, जो पोस्ट है वेबसाइट पे वो वेबसाइट पे हम देखेंगे कि क्या क्या चेंजेस इन डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स के लिए सेपरेट वीडियो रहेगा जो अपलोड होने के बाद आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से एक्सेस कर सकते हैं या फिर हमारे वेबसाइट से पोस्ट एक्सेस कर सकते हैं। हाइलाइट्स ऑफ चेंजेस इन इनडायरेक्ट टैक्स। तो अभी ये टैक्स 10 के अंदर हम डायरेक्ट टैक्स के चेंजेस देखेंगे। तो पहले आप वेबसाइट पे जाएंगे, MM टैक्स क्लब वेबसाइट खोलेंगे और यहाँ पे ब्लॉग के अंदर हाइलाइट्स ऑफ चेंजेस अंडर डायरेक्ट टैक्स इन यूनियन बजट 22-23। 1 फरवरी को ये बजट प्रेजेंट हुआ है, जिसमें मेनली 13 पॉइंट्स में जो भी चेंजेस है वो डिस्क्राइब किए गए हैं। तो देखते हैं 1 to 1। फर्स्ट जो चेंजेस प्रपोज किया गया है वो है फॉर न्यू अपडेटेड रिटर्न। गवर्नमेंट एक अपडेटेड रिटर्न इंट्रोड्यूस करने वाली है, जिसके अंदर जो अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न होगा उसको विद इन 2 years फ्रॉम एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। और ये जो चेंजेस लाए गए हैं वो चेंजेस लाने का मेन पर्पस है कि जो इनकम टैक्स असेसिंग ऑफिसर होते हैं वो उसके स्क्रूटनी करते हैं। असेसमेंट में जो हार्डल्स होते हैं आइदर टैक्स पेयर्स को या फिर असेसिंग ऑफिसर्स को, वो रिड्यूस हो जाएंगे और जो टैक्स पेयर के पास ऑप्शन होगा कि वो एक एक्सटेंडेड टाइम में अगर उनको मालूम पड़ता है कि कोई मिस्टेक्स है या फिर कोई इनकम डिस्क्लोज करना उनका रह गया है, तो वो आफ्टर पेमेंट ऑफ द एडिशनल टैक्स वो जो भी एरर है वो रेक्टिफाई कर सकते हैं। इनकम कोई छूट गया तो वो डिस्क्लोज करके विद इन 2 years फ्रॉम एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर वो अपडेटेड रिटर्न को रेक्टिफाई कर सकते हैं। विद इन 2 years मीन्स कि से फॉर एग्जांपल अगर अकाउंटिंग ईयर 31 मार्च 2022 को खत्म होता है तो ये साल का असेसमेंट ईयर मार्च 23 में खत्म होएगा। तो मार्च 23 से 2 साल तक वो रिटर्न फॉर द फाइनेंशियल ईयर 21-22 का रिटर्न अप टू 2025 रेक्टिफाई कर सकते हैं। सेकेंड जो चेंजेस है वो है फॉर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी को जो मिनिमम अल्टरनेट टैक्स लगता है और सरचार्ज लगते हैं उसमें चेंजेस प्रपोज किए गए हैं। अभी करेंटली जो मिनिमम अल्टरनेट टैक्स जो कोऑपरेटिव सोसाइटी को पे करना होता है वो है 18.5%, जिसको रिड्यूस करके 15% किया गया है। ऑल्सो जो सरचार्ज लगते हैं वो करेंटली 12% के रेट से सरचार्ज लगते हैं, जिसको रिड्यूस करके 7% किया गया है फॉर दोज कोऑपरेटिव सोसाइटी जिनका इनकम 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में इनकम स्लैब उनका है। तो वो केसेस में 1 से 10 करोड़ वाले में 7% का सरचार्ज लगेगा, जो कि करेंटली 12% था। टैक्स रिलीफ टू द पर्सन विद डिसेबिलिटी। जो डिफरेंटली डिसेबल्ड पर्सन है उनके जो डिपेंडेंट्स को पेमेंट ऑफ एन्युटी या कोई लमसम अमाउंट मिलता है तो उसके लिए यहाँ पे एग्जम्पशंस दिए गए हैं। द पेमेंट ऑफ एन्युटी एंड लमसम अमाउंट पेड फ्रॉम इंश्योरेंस स्कीम टू बी अलाउड टू द डिफरेंटली एबल्ड डिपेंडेंट ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द पेरेंट्स और गार्जियन। जो डिफरेंटली एबल्ड पर्सन रहेंगे उसका जो भी गार्जियन है या फिर पेरेंट है उसको लाइफ टाइम एग्जेम्प्टेड रहेगा ये जो भी लमसम अमाउंट या एन्युटी पेमेंट उनको मिलता है वो ऑन पेरेंट्स और गार्जियन अटेनिंग एज ऑफ 60। पैरिटी बिटवीन एम्प्लॉय ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। अभी करेंटली जो टीडीएस लगता है ऑन एनपीएस कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन इन एनपीएस अकाउंट, उसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए 14% का टीडीएस लगता है, जबकि स्टेट गवर्नमेंट में ये टीडीएस का रेट 10% था। तो अभी ये बजट में प्रपोज किया गया है कि जो स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए 10% का टीडीएस है, टीडीएस प्रोविजन है फॉर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन इन एनपीएस अकाउंट, तो अभी उसको और जो सेंट्रल और स्टेट है दोनों का सेम रेट हो जाए, इसके लिए जो 10% का रेट है उसको इंक्रीज करके 14% कर दिया है। दैट मीन्स कि जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन ऑफ एनपीएस अकाउंट होगा फॉर द स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय उसका टीडीएस अभी 10% से इंक्रीज होकर 14% हो गया। इंसेंटिव टू द स्टार्टअप्स। इन व्यू ऑफ द कोविड पैंडेमिक, बेनिफिट ऑफ टैक्स इंसेंटिव एक्सटेंडेड बाय 1 year फॉर द स्टार्टअप्स। अर्लियर जो टैक्स इंसेंटिव था, गवर्नमेंट ने टैक्स इंसेंटिव दिए थे फॉर द न्यू स्टार्टअप्स, उसके लिए जो डेट था, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन था, वो डिटरमाइन था 31 मार्च 2022। दैट मीन्स कि 31 मार्च 2022 के पहले जो स्टार्टअप इनकॉर्पोरेट होते हैं
उसको ही ये जो टैक्स हॉलीडे है, टैक्स इंसेंटिव है गवर्नमेंट का, वो मिलता था। बट ड्यू टू दिस कोविड टाइम गवर्नमेंट ने ये इनकॉर्पोरेशन डेट को एक और साल से एक्सटेंड कर दिया है। दैट मीन्स कि 31 मार्च 2023 तक अगर कोई स्टार्टअप्स इनकॉर्पोरेट होती है तो वो भी ये टैक्स इंसेंटिव के लिए एलिजिबल होएगी। नेक्स्ट जो चेंजेस है, कंसेशनल टैक्स रिजीम फॉर द न्यूली इनकॉर्पोरेटेड मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज। जो न्यूली इनकॉर्पोरेटेड मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी को कंसेशन रेट से टैक्स भरना होता है, उसका डेट भी यहाँ पे एक्सटेंड किया गया बाय 1 ईयर। द लास्ट डेट फॉर कमेंसमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन अंडर 115 BAB एक्सटेंडेड बाय 1 ईयर। मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन के लिए अंडर सेक्शन 115 BAB के अंदर कंसेशन रेट से उनको टैक्स लगता था। जो ये कंसेशन रेट एक्सटेंडेड था टिल 31 मार्च 2023। जो प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग करने का डेट था कि अगर 31 मार्च 2023 के पहले प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग उनका कमेंस होता है तो वो केसेस में ये 115 BAB का कंसेशन रेट के टैक्स रिजीम में वो फॉलो होंगे। बट ये पीरियड अभी 31 मार्च 2024 कर दिया है कि 31 मार्च 2024 तक के पहले अगर उनका मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन स्टार्ट होता है तो वो केसेस में भी वो 115 BAB के अंदर एलिजिबल होंगे फॉर कंसेशनल टैक्स रिजीम। स्कीम फॉर टैक्सेशन ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट्स। गवर्नमेंट ने वर्चुअल डिजिटल एसेट्स पे टैक्स रेट लगाया है 30% से, जो कि ये लॉन्ग टाइम एवेटेड था बिकॉज इसके लिए कोई भी रेगुलेशन नहीं है, कोई भी टैक्सेशन नहीं था। तो गवर्नमेंट ने फाइनली इसके जो डिजिटल एसेट होते हैं उसके ऊपर 30% का टैक्स लगाया है और इसके रिलेटेड कोई भी एक्सपेंडिचर अलाउेबल नहीं होगा। जो भी इनकम होता है उसका उसमें कोई भी एक्सपेंडिचर अलाउ नहीं होगा एक्सेप्ट द परचेज कॉस्ट ऑफ दैट वर्चुअल डिजिटल एसेट्स। ये डिजिटल एसेट के ट्रांजैक्शन को ट्रैक करने के लिए गवर्नमेंट ने 1% का TDS रखा है फॉर ऑल द ट्रांजैक्शंस ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट्स। गिफ्ट ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट्स ऑल्सो टू बी टैक्स्ड इन हैंड ऑफ रेसिपिएंट। अगर डिजिटल एसेट है किसके पास और वो गिफ्ट करता है किसी दूसरे पर्सन को, तो वो केसेस में जो रेसिपिएंट होएगा वो डिजिटल एसेट का, उनके ऊपर टैक्स लगाए जाएंगे जो प्रिस्क्राइब्ड रेट है 30% का, उतने का। सेकेंड, यहाँ पे अगर वो लॉसेस इनकर करते हैं अंडर द ट्रांजैक्शन ऑफ डिजिटल एसेट्स, तो वो केसेस में जो डिजिटल एसेट का लॉसेस रहेगा उसको डिजिटल एसेट के प्रॉफिट के अगेंस्ट में ही एडजस्ट कर सकते हैं, उसको और किसी दूसरे इनकम के अगेंस्ट में एडजस्ट नहीं कर सकते। लिटिगेशन मैनेजमेंट टू अवॉइड रिपीटेबल अपील्स बाय द डिपार्टमेंट। In cases where question of law is identical to one pending in court or Supreme Court, the filing appeal by the department shall be deferred till such question of law is decided by the court. ये जो चेंजेस लाए गए हैं बेसिकली इसके लिए लाए गए हैं कि एक लिटिगेशन के ऊपर मल्टीपल केसेस फाइल किए जाते हैं, तो इसके लिए गवर्नमेंट ने ऐसा प्रपोज किया है कि अगर कोई लिटिगेशन ऑलरेडी चल रहा है एसएससी का किसी हाई कोर्ट में या फिर सुप्रीम कोर्ट में ड्यू टू द क्वेश्चन ऑफ लॉ, तो जो डिपार्टमेंट है वो डिपार्टमेंट कहीं पे भी अपील फाइल नहीं कर सकता है, वो वेट करेगा कोर्ट के डिसीजन का कि कोर्ट का डिसीजन क्या होता है, उसके बाद ही जो डिपार्टमेंट है वो अपील फाइल कर सकते हैं। और इससे जो रिपीटेटिव लिटिगेशन होते हैं बिटवीन डिपार्टमेंट एंड टैक्स पेयर वो बहुत कम हो जाएंगे। टैक्स इंसेंटिव फॉर द IFSC, ये सारे ट्रांजैक्शंस जो नॉन रेसिडेंट को जाते हैं वो उनको टैक्सेस के अंदर एग्जाम किया गया है, वो एग्जाम फ्रॉम टैक्स है, उस पर कोई भी टैक्सेस नहीं आते हैं। तो कौन कौन से इनकम है जहां पे टैक्सेस एग्जाम किए गए हैं? इनकम ऑफ ए नॉन रेसिडेंट फ्रॉम ऑफशोर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट। किसी नॉन रेसिडेंट को ऑफशोर डेरिवेटिव से अगर कोई इनकम जनरेट होता है तो उस पर कोई भी टैक्स नहीं आएगा। इनकम फ्रॉम ओवर द काउंटर डेरिवेटिव इशूड बाय द ऑफशोर बैंकिंग यूनिट। अगर ऑफशोर बैंकिंग यूनिट ओवर द काउंटर डेरिवेटिव इशू करते हैं तो वो उससे जो भी इनकम जनरेट होएगा उस पे कोई भी टैक्सेस नहीं है। इनकम फ्रॉम रॉयल्टी एंड इंटरेस्ट ऑन अकाउंट ऑफ लीज ऑफ शिप। शिप को लीज पे देने से जो उनका रॉयल्टी या फिर इंटरेस्ट इनकम आता है तो वो भी टैक्सेबल नहीं होगा, वो भी एग्जाम्प्ट है। इनकम रिसीव फ्रॉम द पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज इन IFSC। IFSC में पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस से कोई इनकम जनरेट होता है तो वो भी एग्जाम्प्ट है फ्रॉम टैक्स। रेशनलाइजेशन ऑफ सरचार्ज। जो AOP पे सरचार्ज लगते हैं, AOP जो कंसोर्टियम फॉर्म टू एग्जीक्यूट कॉन्ट्रैक्ट, जो वर्क कॉन्ट्रैक्ट के लिए काम करते हैं, तो उनके ऊपर जो सरचार्ज है वो अराउंड 37% तक जाता है।
जबकि बाकी के जो कंपनीज है उस पे 15% का सरचार्ज आता है। तो इसको नॉर्मलाइज करने के लिए गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है कि जो बिटवीन कंपनी एंड एओपी है, जो डिफरेंट रेट ऑफ सरचार्ज है, उसको इक्वलाइज किया है उन्होंने। और जो ये अराउंड 37% तक का सरचार्ज का रेट जाता था फॉर द एओपीज, उसको रिड्यूस करके 15% किया है। तो अभी कंपनीज एंड एओपीज दोनों के लिए भी 15% का सरचार्ज रहेगा, 15% का कैपिंग किया है। सरचार्ज ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट अराइजिंग ऑन द ट्रांसफर ऑफ एनी टाइप ऑफ एसेट्स कैप्ड एट 15%। कोई भी एसेट ट्रांसफर करते हैं और उसके ऊपर जो कैपिटल गेन जनरेट होता है, तो उस पे जो सरचार्ज लगेगी वो 15% तक ही लगेगा। दूसरा, जो लिस्टेड शेयर्स है उसके ऊपर 15% का सरचार्ज है, और जो अदर देन लिस्टेड शेयर है, अनलिस्टेड शेयर्स है, उसके ऊपर अगर कैपिटल गेन होता है तो वहां पे उसकी जो सरचार्ज है वो दैट कैन बी ग्रेडेड अप टू 37%। और ये जो चेंजेस लाए गए हैं फॉर कैपिंग ऑफ सरचार्ज ऑन ट्रांसफर ऑफ एसेट्स, तो ये न्यूली स्टार्टअप्स है उसके लिए बेनिफिशियल रहेंगे। क्लैरिफिकेशन ऑफ हेल्थ एजुकेशन सेस। हेल्थ एजुकेशन सेस एक डिस्प्यूटेबल थिंग था, बिकॉज कुछ कोर्ट का भी ये डिसीजन आया था कि जो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस है उसको एज ए बिजनेस एक्सपेंडिचर क्लेम कर सकते हैं। तो ये क्लैरिफिकेशन आया है बजट के अंदर। गवर्नमेंट ने इसको क्लैरिफाई किया है कि आइदर जो हेल्थ एजुकेशन सेस पे करते हैं उसको बिजनेस एक्सपेंडिचर कंसीडर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो बजट में फाइनेंस मिनिस्टर ने उन्होंने क्लैरिफाई किया कि जो हेल्थ एजुकेशन सेस है दैट नॉट एन एक्सपेंडिचर, वो बिकॉज टैक्स के ऊपर जो टैक्स लगता है उसके ऊपर एक एक्स्ट्रा सेस लगाए जाते हैं, एक्स्ट्रा सेस कलेक्ट किए जाते हैं फॉर द वेलफेयर पर्पस। तो उसको इसकी वजह से इसको जो भी एजुकेशन सेस है, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस या फिर कोई भी सरचार्ज लगते हैं, उसको बिजनेस एक्सपेंडिचर कंसीडर नहीं किया जाएगा। डेटरेंस अगेंस्ट टैक्स एवेजन्स। अगर ड्यूरिंग द सर्च एंड सर्वे ऑपरेशन के टाइम अगर कोई अनडिस्क्लोज्ड इनकम मिलता है किसी भी टैक्स पेयर्स का, या फिर कोई सेपरेशन ऑफ इनकम है जो कि सर्च एंड सीजर ऑपरेशन में या सर्च एंड सर्वे ऑपरेशन में टैक्स डिपार्टमेंट को मालूम पड़ता है कि कोई अनडिस्क्लोज्ड इनकम है, तो वो इनकम के ऊपर अगर कोई लॉसेस आते हैं तो उसका जो भी लॉसेस होंगे उसका सेट ऑफ गवर्नमेंट प्रोवाइड नहीं करेगी। जो लॉस ऑफ सेट ऑफ प्रोवाइड नहीं होगा अगर ड्यूरिंग सर्च एंड सीजर अनडिस्क्लोज्ड इनकम मिलता है। रेशनलाइजेशन ऑफ टीडीएस प्रोविजंस। बेनिफिट पास्ड ऑन टू एजेंट as a business promotion strategy taxable in hands of agent। बिजनेस प्रमोशन के लिए अगर कुछ बेनिफिट्स पास ऑन करते हैं एजेंट को, तो वो केसेस में जो एजेंट के पास जो बेनिफिट ट्रांसफर होता है वो टैक्सेबल होएगा इन हैंड्स ऑफ एजेंट। और वहां पे एक अमाउंट का कैपअप लगाया गया है कि ये ट्रांजेक्शन में जो एजेंट और बिजनेस के बीच में जो भी ट्रांजेक्शन होएंगे उसमें अगर ट्रांजेक्शन का वैल्यू 20,000 से ज्यादा होता है ड्यूरिंग ए फाइनेंशियल ईयर, तो उसके ऊपर टीडीएस भी डिडक्ट किए जाएंगे। तो ये थे चेंजेस इन डायरेक्ट टैक्स इन यूनियन बजट 2022-23। सो थैंक यू फॉर योर टाइम। शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल।